नाज़रीन, आज फिर लहू है, बारूद की बू है, जख्मी हैं, मैयतें हैं, जवान लाशें हैं, चीखों पुकार है। धमाके के आवाजें जो हैं वो सुनाई देती हैं। धमाके की लर्ज़ाखेज आवाज है और फिजा यकीनी तौर पे सोगवार है। हर कुछ अरसे के बाद दहशतगर्दी का एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आता है कि जिससे पूरी कौम लर्ज़ उठती है। आज पेशावर में पुलिस लाइन्स की मस्जिद में दहशतगर्दी का वाक़या उस वक्त पेश आया जब ज़ोहर की नमाज अदा की जा रही थी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक एक बदबख्त ने मस्जिद में नमाज की अदायगी के दौरान पहली सफ में खड़े होकर खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में सैकड़ों नमाजी धमाके की लपेट में आ गए। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 30 अफराद शहीद और 150 के करीब जख्मी हो चुके हैं। नाजरीन, कौम ने दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए कई जतन किए। हमने ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन किए, मगर इंतहा पसंदी कम ना हो सकी, ख़त्म ना हो सकी। हमने दुश्मनों को राह रास्त पर लाने का अज़्म भी करके देख लिया, मगर तखरीब कारी का खात्मा ना कर सके। हम भटके हुओं को कौमी धारे में लाने के लिए आम माफ़ी का ऐलान भी करके देख चुके, मगर अमनो मान की सूरत हाल बहाल ना हो सकी। हमने अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी हिस्सा लेकर खुद को आजमा लिया, मगर दहशतगर्दी का इफरत खत्म ना हो सका। हमने अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाते हुए बाढ़ भी लगाकर देख ली, मगर सरहदें फिर भी महफूज न रह सकी। हमने टीटीपी समेत कई इंतहा पसंद धड़ों के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में दर्जनों दहशतगर्दों को जज्बा खैर सगाली के तहत जेलों से आज़ाद करके भी देख लिया, मगर अमन कायम ना हो सका। हमने 70,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की और अपना बेदरेग लहू बहाकर भी देख लिया, मगर इंतहा पसंदी का नासूर खत्म नहीं कर सके। इस सारी कुर्बानी के बावजूद हम दहशतगर्दी को धरती से जड़ से उखाड़ फेंकने में शायद नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि चंद साल के वक्फे के बाद हालात फिर से खराब होने लगते हैं और कौम तड़प उठती है। हम अमन पुकारते हैं और दहशतगर्द हमारे जवानों की लाशें बिछाते हैं। हम मोहब्बत का हाथ आगे बढ़ाते हैं और इंतहा पसंद हमारे जवानों के सर कलम करके उन्हें शहीद कर देते हैं। हम उन्हें जेलों से आज़ाद करते हैं और वो हमारे लोगों को अगवा करते हैं और उनसे भत्ता लेते हैं। हम अपने भटके हुओं को घर बुलाने के लिए घर लाने की जुस्तजू करते हैं और वो हमारे जवानों के सीने में गोलियां उतारते हैं। गुज़श्ता कई बरसों में हमारे बाजार खून से रंग दिए गए हैं, शहरों की गलियां बारूद की बू से महका दी गई हैं, दरो दीवार लाल कर दिए गए हैं, स्कूलों में धमाके करके वीरान करने की कोशिश की गई, इबादत गाहों में तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ करके दहशतगर्दी फैलाई गई, दहशत फैलाई गई। हमारे बाग उजाड़ दिए गए, पार्क सुनसान कर दिए गए और खौफ के साए लहरा दिए गए। इस खौफ के साए से छुटकारा पाने के लिए कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी, मगर शायद खून खराबे का सिलसिला अब फिर शुरू होने लगा है। इससे पहले कि देर हो जाए, कौम के साथ रियासत को भी उठ खड़ा होना होगा और इन शरपसंदों को कुचल देना होगा, मगर इसके लिए सियासी जमातों को नेशनल एक्शन प्लान नाफिज करना होगा, जिसके लिए तमाम तर इख्तलाफात को दूर करना होगा। क्या मुल्की सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तहिद हो पाएंगी, या फिर कौम किसी सियासी बयानिए या किसी सियासी मुफाद की भीड़ चढ़ जाएगी? अफसोसनाक वाकया है। इस पे एक्सप्रेस टीम की तरफ से हम दिली अफसोस का इजहार करते हैं। के साथ गुफ्तगू जो है वो बढ़ाते हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है और ऐसा लगता है कि ये दोबारा एक पैटर्न शुरू हो गया है। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया जा रहा है, चेक पोस्टों पर हमला किया जा रहा है, पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है, आपको लगता है कि हम कामयाब हुए थे दहशतगर्दी को जड़ से बाहर निकाल फेंकने में, या फिर हमने कहीं पर लैक कर दिया? और अगर लैक किया तो उसकी शुरुआत की वजूहात क्या है? दोबारा से ये पैटर्न शुरू होने की क्या वजूहात? सर, आपको सुनने में गालिबन प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक इट्स म्यूट। हेलो जी, नाउ आई कैन हियर यू, प्लीज। जी, तो मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो ये है कि जो हमारा इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल है, इसको किसी तरीके से किसी एक किनारे पे लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं, साफ ज़ाहिर है कि दुश्मन को मौका मिल जाता है, आपकी तवज्जो इधर उधर होती है। तो ये तो पहला काम है जो आपने करना है। मैं इसका रेसिपी नहीं देता कि कैसे है, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि खारजा पॉलिसी को ज्यादा फाल करना होगा कि जो मुल्क सबसे ज्यादा हमें इम्पैक्ट कर रहा है वो अफगानिस्तान है। क्या आपके वजीर खारजा उधर गए या वजीर आजम उधर गए या
चीफ उधर गए या आपके प्रेसिडेंट उधर गए या उनको बुला के बातचीत की? मेरे ख्याल में चाइना की मदद से तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, कतर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक ग्रोह बनाए, पॉलिटिकल पर दबाव डालें कि इनफ इज इनफ, आप अपने इलाके को कंट्रोल करें और हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, मिलकर कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये आपके इलाका इस्तेमाल होता रहे, इस तरीके से चलता रहे। तीसरी बात ये कि ऑफकोर्स हमें इनके साथ तो लड़ाई लड़नी है, इनको नीस्तो नाबूद करना है, लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर फौज तो ये काम कर सकती है कि जो काइनेटिक हिस्सा है वो करेगी। जैसे एक बेरी से आप बेर उतार दें, बेरी वहीं खड़ी रहे, अगले सीजन में बेर फिर आ जाएंगे। बात ये मेरी बहन कि फौज का काम है इनको शिकस्त देना, एरिया को साफ करना। किसका काम है फिर ओनरशिप लेना उस इलाके की, वहां पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करना, वहां डेवलपमेंट वर्क शुरू करना। सड़कें फौज से बनवा रहे हैं, जब नेगोशिएशन की बात आती है फौज करना शुरू कर देती है या फौज को आगे कर देते हैं। भाई जिसका काम है वो करे, फौज लड़ाई लड़े, गुफ्तगू करने का काम जिनका है वो करें, ओनरशिप जिन्होंने लेनी है वो लें, तब जाके ये सारा मामला ठीक होगा। और सबसे बढ़कर एक बात और, दोस्तों और दुश्मनों में तमीज करें। वो कौन से ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों? कौन है जो नहीं चाहता कि सी पैक चले, आपका ग्वादर टेक ऑफ हो, चाइना वहां पे इन्वेस्टमेंट करे और आगे आए? तो आप उन्हीं को वापस ला के उन्हीं की गोद में, इसलिए कि चूंकि बड़े आपके प्रॉब्लम है IMF के और FATF के ये वो, तो अगर आपने अपनी जान बचानी है कि कपड़े बचाने हैं? मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने जान देने का फैसला कर लिया है, कपड़े बचाने में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा मेजर पॉइंट आपने डिस्कस किया है। मैं यही मारिया आपसे भी पूछना चाहूंगी, मारिया सुल्तान साहबा, कि अभी तक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब ने दौरा नहीं करने की जहमत की है। हमारे साथ नेबरिंग कंट्री है, हमारे साथ बड़े इश्यूज हैं उनके, हम वहां गए क्यों नहीं? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया है, लेकिन उसके पसे पुछ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस वक्त तालिबान की हुकूमत आई उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत जोर दिया गया अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के हमवारियों की तरफ से कि पाकिस्तान जो है इलाकाई तौर पे कुछ ना करे। और जो चीज़ वाजे की गई वो ये कि अगर आप 6 पार्टीज यानी तमाम इलाकाई ताकतें मिलकर अगर उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट करती हैं, उसके जरिए आगे बढ़ती हैं तो बेहतर होगा। जबकि पाकिस्तान ने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक आप इलाकाई सूरत हाल को मुस्तहकम नहीं करते, और बिलखसूस इस बात के ऊपर कि अमेरिका जिस तरह अफगानिस्तान छोड़ कर गया, वहाँ ना तो अफगानिस्तान हुकूमत को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया और ना ही वहाँ जो मौजूद ग्रोथ है जिसमें आइसिस, जिसमें दाइश, जिसमें TTP, और बिलखसूस ये वो लोग हैं जिनको पुष्पनाई हासिल रही है हिंदुस्तान की तरफ से, जिनको पुष्पनाई हासिल रही है मुख्तलिफ इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ से, और ज़ाहिर है उसके ताने बाने आपके अपने मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि दहशतगर्दी कभी भी सिर्फ नज़रियात की बुनियाद पर नहीं होती, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इक्तिसादी जाल भी होता है, इक्तिसादियात भी होती हैं जो दहशतगर्दी के साथ मुंसलिक है। और फिर उसके साथ साथ एक पूरा एक इंटेलिजेंस का फ्रेमवर्क चलता है जिसके अंदर ना सिर्फ लोगों को तरबियत दी जाती है और तरबियत देने के बाद फिर ये तमाम कार्रवाई की जाती है। अगर आज ये सुसाइड हुई है तो ये सिर्फ एक फर्द वाहिद का कारनामा नहीं हो सकता, इसके पीछे ना सिर्फ एक पूरा ग्रोह होगा, पूरा एक सेक्शन होगा, एक फैक्शन होगा जो काम कर रहा होगा, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग भी होंगे जो मॉनिटर कर रहे होंगे, फिर उससे बढ़कर वो लोग भी होंगे जिन्होंने इनको सहूलतकार के तौर पे या जिन्होंने पैसे दिए होंगे। हमारा मसला ये है कि हम इन तमाम चीज़ों के जो अपनी खामियां उनको तो जरूर देखते हैं, लेकिन आप समझती हैं कि अफगानिस्तान का दौरा ना करना एक खामी है? बात नहीं करते हैं जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब तक आप इलाके की जो लोग वहाँ मौजूद हैं इस वक्त, जो लोग इस वक्त ताकत के निज़ाम जो है वहाँ खड़ा करके रखे हुए हैं, जो अफगानिस्तान को संभाल रहे हैं, आपको उनसे बातचीत तो करनी होगी। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो आप किस तरह अपने मामला तय करेंगे? और ज़मीनी हकायक यही है कि इस वक्त तालिबान वहाँ हुकूमत में है, ज़मीनी हकायक यही है कि आप नहीं चाहते कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो, और इसके लिए आपको हर किस्म की जो है मावनत की जरूरत है, बिलखसूस उन तमाम ग्रोहों के खिलाफ जो इस वक्त आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की। ठीक है, लेकिन उसको निपटने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ये जो है, चूंकि हम लोगों ने कोशिश तो की, मुज़ाकरात भी हुए, हमने देखा कि मई में सीज फायर था, फिर नवंबर में उसे खत्म किया गया नईम खालिद साहब, तो हमने कहाँ लैक किया? हमारे मामला तय क्यों नहीं पाए? हमने गुफ्तगू में कहाँ कमी रह गई? कहाँ पर हमारी निगोशिएशन खराब हो गई? मेरा ख्याल है, मेरा जो अंदाजा है कि गुफ्तगू सही लोग नहीं कर रहे थे। अच्छा, जिनको गुफ्तगू करनी चाहिए थी वो पीछे थे, और जिनको गुफ्तगू करनी नहीं आती वो आगे थे। देखिए, जो नेगोशिएशन की टेक्निक्स हैं उसमें कौन सा इदारा है जो सबसे ज्यादा जिसके पास हुनर है? वो हमारा फॉरेन ऑफिस है। तो ये तो काम था फॉरेन मिनिस्टर का, फॉरेन सेक्रेटरी का, फॉरेन ऑफिस का, कि वो गुफ्तगू जो है उसको आगे बढ़ाएं। उसके साथ
उनकी पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए थी और फौज को पीछे होना चाहिए था। एक कमेटी तो इसमें तश्कील दी गई थी जी, कमेटी जो तश्कील दी जाती, जब भी कमेटी तश्कील दी जाती है हमेशा मेरी बहन फौज को आगे कर देते हैं या फौज खुद आगे हो जाती है, जो दोनों बातें गलत हैं। इनको अपने गले में तोक डालने का शौक है और दूसरों को उनको धक्का देने का शौक है। तो अब भी अगर आप ये इस जंग को, ये अभी भी फौज इंशाल्लाह इन पर काबू पा लेगी, लेकिन उसके बाद अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू ना हुई, अगर नेगोशिएशन ना हुई, अगर फॉरेन पॉलिसी फाल ना हुई, अगर आपके अंदरूनी झगड़े खत्म ना हुए तो ये तो चलता रहेगा, अल्लाह ना करे। नहीं, काबू हम किस तरह पाएंगे? क्या हम दोबारा से कोई ज़रबे-आज या रद्दुल फसाद जैसा कोई ऑपरेशन शुरू करेंगे? ये तो करना पड़ेगा, उससे छोटा होगा, क्योंकि अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने मजबूत है जैसे पहले थे। वो तो आपको करना पड़ेगा ही, लेकिन उसके साथ जो पीछे, लेकिन जब ये मुनज़्ज़म हो रहे थे, मेरा सवाल ये है हमारे साहब, जब ये मुनज़्ज़म हो रहे थे, ये दहशतगर्दों के गिरोह इकट्ठे हो रहे थे, हमारी हुकूमत क्या कर रही थी, हमारे इदारे क्या कर रहे थे? जी देखिए, होना तो ये चाहिए था कि जब ये अक्सर बात नहीं है जी, अक्सर ये मारिया साहब अक्सर जी देखें, पहली बात तो ये है कि ऐसे नहीं है कि ग्रोह जमा होने शुरू हो जाते हैं और एक जगह जमा होते हैं और फिर इस बात का फैसला होता है। जब आप दहशतगर्दी के वाक़यात को देखते हैं तो एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है, जिसमें पहले कुछ अफराद, फिर उसके बाद उनके पीछे जो है माशी ताने बाने, और फिर उसके बाद बाकी एजेंसीज उनके ऊपर उनकी मावनत करती हैं। जो चीज़ हमें देखने की जरूरत है, इसमें 3 चीज़ों में आपके पास तात तो लाया। सबसे पहली बात तो ये कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो रुकावट है वो इस वक्त ये कि आपको एक नेशनल सीटीडी स्ट्रक्चर चाहिए। इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद तमाम जो सीटीडी स्ट्रक्चर्स हैं वो तमाम प्रोविंसेस के बाद जो कुछ आपने बिल्ड किया है वो आपने सूबाई सतह पे किया है और वो बहुत फाल काम कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी का सामना ऐसे है जैसे कि फाइनेंसिंग वो कराची से करेंगे, उनकी जो वेपन्स हैं वो हो सकता है बलोचिस्तान के जरिए अंदर आए, और जो टारगेट है वो उन्होंने केपीके में किए। तो इस लिहाज से पूरे मुल्क के अंदर वो अपने उनके नेटवर्क्स हैं, और ये नेटवर्क्स इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं जो आगे जाके जो है मावनत मतलब एक दूसरे की करते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत थी, जो आपने नहीं देखा क्योंकि सियासी गैर मुस्तहकम सूरत हाल। दूसरी बात ये कि उसके साथ साथ जब आप सीटीडी स्ट्रक्चर्स बना देते हैं तो फिर आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ आपने पुलिस को भी देना है और आपने अपनी जजेस को भी देना है, आपने विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट पे भी देना है। ये तीनों चीज़ें जिसके अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। जो लोग आपके सीटीडी के अंदर काम करते हैं उनके लिए क्या स्पेशल कोई प्रोविजंस है? जी नहीं। क्या उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग्स है? नहीं। अभी आपके जो है नुमाइंदा ये बात कर रहे थे कि जी वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पुलिस लाइन्स के अंदर थे। क्यों पुलिस लाइन्स के अंदर थे? उनके स्ट्रक्चर्स अलहदा होने चाहिए थे। वो इसलिए अंदर थे क्योंकि आपके पास कोई इस वक्त मैकेनिज्म्स नहीं है, आपने कोई उनको रिसोर्सेज नहीं दिए हैं। और जब आप रिसोर्सेज दे देते हैं जो कोई शख्स बेहतर होता है, फिर आप तमाम उनको वीआईपी ड्यूटीज पे लगा देते हैं जो आपके बेस्ट एलीट फोर्सेज हैं। जैसी थोड़ी सी अमन की सूरत हाल बनती है आप कहते हैं जी ये हमें वीआईपी दे दें। देखें, अगर लाहौर में 400 बंदे इस्तेमाल हो रहे हैं बाकी जगह के ऊपर, दिस इज नॉट व्हाट देयर जॉब इज, कि आपने उनको जो बेहतरीन आपके लोग हैं उनको आप अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करें। और फिर सबसे आखिर में, लेकिन सबसे अहम बात यह कि ये एक सियासी फैसला है, ये कोई खारजा पॉलिसी का इशू नहीं है। ये इसके अंदर आपकी जो दाखिली मिनिस्ट्रीज हैं और आपकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो आपकी तमाम सियासी पार्टीज हैं उनको ये बात वाज़ेह करनी पड़ेगी कि आपकी क्या रेड लाइन्स हैं, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी बैरूनी पॉलिसी क्या होगी, आपकी दाखिली पॉलिसी क्या होगी, और सबसे बढ़ के आप जो है कौम से बात करें। क्योंकि इस वक्त हम समझते हैं कि दहशतगर्दी का मतलब यह है कि आप किसी के खिलाफ एक कार्रवाई करें, लोगों को शहीद करें, उनको जो लोग हो गए और जो बाकी हैं उनको आप जहाँ बहा करें और ये मसला हल हो जाएगा। ये कहीं और नहीं हो रहा, ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है और इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है। इसमें मैं और इसकी जिम्मेदारी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? क्योंकि इसी महीने में हुकूमत डिपार्टमेंट के एक अफसर ने जो है वो खत लिखा था और वो खत ऑन रिकॉर्ड भी है, अखबारों में भी छपा, जिसमें उन्होंने ये शकूक व शुबात जाहिर किए थे और ये एक डर जाहिर किया था कि दहशतगर्दी की जो है वो वारदातें हो सकती हैं। इसमें सबको मिलके, सबको यानी पूरे पाकिस्तान को मिलके फिर कोई किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना मुश्किल बढ़ जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं। ताहिर खान सीनियर तज्ज़ियाकार है हमारे साथ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ताहिर खान साहब, मुझे बताइएगा कि अमेरिका के इनखला के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान का जो स्टांस था वो दुरुस्त था या उस पर नजरसानी अब होनी चाहिए? अमेरिकियों ने तो निकलना था। लोग कहा करते थे ना तज्ज़िये, इस्लामाबाद पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी होते थे, टीवी चैनलों पे हम सुनते थे, कभी खुद भी हिस्सा लेते थे। तो लोगों का ख्याल था कि नहीं, अफगानिस्तान में उन्होंने इतना ज़्यादा वहाँ उन्होंने सरमायाकारी की है, बड़े बड़े मराकज़ बनाए हैं और चीन और पाकिस्तान पे नज़र रखनी है, ईरान पे। वो सारे झूठ साबित हुए क्योंकि उनका मकसद एक लिहाज से पूरा हो गया था। मकसद का मतलब यह है कि उसामा बिन लादेन नहीं रहा, मुल्ला उमर नहीं रहे,
अफगान तालिबान से उनके मुज़ाकरात शुरू हुए, तो उनके लिए तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और ये सिर्फ ट्रंप वाला मामला नहीं था, आपको याद है 2014 से काफी साल, 2014 के बाद तो अमरीकियों ने ग्राउंड ऑपरेशन ही खत्म कर दिए थे, ओबामा ने बहुत ज्यादा फौजें निकाल दी थी, तो लिहाजा उन्होंने निकलना था। लेकिन अब मेरे ख्याल में अमरीकी तो मुतमईन है, वो तो दिफा करते हैं कि उनके लिए ठीक था। मसले पैदा हुए हैं, लेकिन सबसे जो हमारे लिए मसला पैदा हुआ है इस वक्त, जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि अब हम इस जंग में अकेले हैं। पहले अमरीकियों की जरूरत थी या किसी और की जरूरत थी तो वो आपके साथ देते थे, कभी कभी आपकी गलतियों पे आपको नजरअंदाज भी करते थे। 2017 अगस्त में अमरीकी सदर ट्रंप ने जो पॉलिसी दी थी साउथ एशिया, जनूबी एशिया के लिए, पाकिस्तान को उन्होंने कंडेम किया था, उसमें इंडिया की तारीफ की थी। फिर उसकी ट्वीट 2018 जनवरी 1 की सबको पता है कि ये उन्होंने पाकिस्तान को झूठा कहा कि 33 अरब डॉलर भी दिए हैं। लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी 2018 अक्टूबर में कि तालिबान के साथ अब मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर ज़ल्मी खलीलजाद काबुल की जगह पे यहाँ पे आता था, इस्लामाबाद आता, क्योंकि उनको जरूरत थी कि उनके साथ आप सहूलतकारी करें, उनको मुज़ाकरात में मदद करें। तो अमरीकियों को तो अपने मफादात अजीज हैं, वो तो आपके साथ आज अभी इस्लामाबाद में मौजूद है ना टॉम वेस्ट साहब, जो अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान, आज उन्होंने मुज़ाकरात किए ना उसमें। लेकिन उनके बयान को आप देखें, उसमें क्या है, उसमें है कि जी खवातीन अफगानिस्तान में उनके अहम मसले हैं, खवातीन का मसला अहम है, तालीम का बच्चियों का बिल्कुल अहम है, लेकिन वो तो अमरीकी जवाब दे ना, वो तो अमरीकी जवाब दे। तो लिहाजा अमरीकियों के जाने का उनके लिए फैसला दुरुस्त था, जाना भी चाहिए थे, पाकिस्तान की भी ख्वाहिश थी। जब फौजी डिक्टेटर ने जब अमरीकियों को अड्डे दिए और उस वक्त उन्होंने कौम से तकरीर की थी, याद होगी आपको तकरीर, वरना आपके मेहमानों को याद होगी, उन्होंने 3 चीजें बताई थी कि हमारा कश्मीर का मसला हल होने के करीब हो जाएगा, न्यूक्लियर हमारी महफूज हो जाएगी, हमारी इकानमी ठीक हो जाएगी। ये 3 परवेज मुशर्रफ साहब की तकरीर में पॉइंट्स थे। लेकिन अब आप देखें ना हमारे मुल्क की क्या हालत है, इक़्तिसादी हालत देखें। तो लिहाजा हमें अपने आप पॉलिसियां बनानी है, ताल्लुकात हमने रखने हैं, अमेरिका से भी रखने हैं, रूस से, और अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त रूस में है। लेकिन मफादात अगर अमेरिका को अजीज है तो हमें भी मफादात अजीज होने चाहिए। नहीं है कि जनाब जब कोई पैसा हमें, हाँ बिल्कुल होने चाहिए। मैं इसी बात को मारिया आपसे भी ये सवाल करती हूँ कि ताहिर खान ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, और वो ये है कि पहले जब हम जंग लड़ रहे थे दहशतगर्दी के खिलाफ, तो उसमें जाहिर है हमें मुआवनत मिल रही थी या हमारा साथ दिया जा रहा था। अब चूंकि हम दहशतगर्दी की जंग अगर लड़ते हैं या अब खुदा न ख्वास्ता ये मजीद बढ़ जाती हैं चीजें, तो अब हम किसकी तरफ देख रहे हैं? सिंस बिलावल भुट्टो ज़रदारी इज इन रजिया। देखिए बात हकीकत यह है कि हमें तासुर था कि शायद हमें मावनत मिल रही है, हमें कभी मावनत मिली नहीं। इल्ज़ाम हमेशा हमारे पे ठहराया गया कि पाकिस्तान जो है इस खत्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि इस खत्ते के अंदर अमन आए, हम हमेशा चाहते हैं कि इस खत्ते से दहशतगर्दी का खात्मा हो। इस वक्त अगर हमने इसमें कोई ख़ास जो है मतलब अपने अज़ाइम हासिल करने हैं, बिलखुसूस इस खत्ते के अमन के साथ, तो हमें इलाकाई ताकतों के साथ बातचीत करनी होगी, हमें अफगानिस्तान से बातचीत करनी होगी, और हम सबको मिलकर इस बात का फैसला करना होगा कि हम बैनुल-अक़वामी जो जंग है, जो शतरंज है, उस बैनुल-अक़वामी शतरंज के अंदर हम उस तरह के हिस्सेदार ना बने जिसमें हमारे खून के जरिए वो शतरंज खेली जाए। कि हमें अफसोस इस बात का है कि हमेशा पाकिस्तानी खून के ऊपर, अफ़गानी खून के ऊपर, इलाकाई खून के ऊपर जो है बैनुल-अक़वामी शतरंज जो है खेली गई है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इससे बाहर निकलें, तो इस वक्त आपके पास SCO का फ्रेमवर्क है जो काउंटर टेररिज्म के लिए काम आ सकता है। इस वक्त आपके पास अफगानिस्तान के साथ जो है जॉइंट जो है दहशतगर्दी के माहिदे मौजूद हैं, जिसके अंदर आप उनके खिलाफ मुहिम जो ही कर सकते हैं। इस वक्त आप चीन के साथ ये फ्रेमवर्क मौजूद हैं, ईरान के साथ ये फ्रेमवर्क मौजूद हैं। तो ये तमाम फ्रेमवर्क हैं जिनको आपको इस वक्त बरूए कार लाना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि इस खित्ते को ये बात वाज़ेह की जाए। देखिए, एक जो दहशतगर्दी का वाक़या होता है उसमें जो एक अमूमी कॉस्ट है वो तकरीबन $50,000 से $60,000 तक दी जाती है उस शख्स को जो आके वो दहशतगर्दी का वाक़या करता है। ये तो सिर्फ उसके साथ है, फिर उसके साथ वो लोग जो इसको ठहराते हैं, जो उसका सामान अंदर लेके आते हैं, उनके अलहदा प्राइस रेंज है। तो इसका मतलब ये कि एक जो दहशतगर्दी का वाक़या है वो मतलब हजारों लाखों में जाता है। तो इसकी जो है जाहिर है इसकी कोई फंडिंग कोई कर रहा है, ये खाली नजरियात की जंग नहीं आप देख रहे, ये एक सोचा समझा मंसूबा है जो इस खत्ते को जो है डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है। तो इसलिए इस खत्ते को साथ खड़ा तो हमें वो कड़ियां मिलाने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है कि वो आखिर हो कहां से रहा है। जनरल साहब जी, पहले तो ताहिर खान साहब मेरे छोटे भाई हैं, हम मिलते रहते हैं और बड़े इनके अच्छे ख्यालात हैं।
एक बात तो मैं ये बता दूं कि ये इंटरेस्ट नहीं था अमेरिका का कि उसामा बिन लादेन इंटरेस्ट था, उनका इंटरेस्ट था चाइनीज का इधर ग्वादर की तरफ मूव करना ना हो और ये सी पैक ना चले और ग्वादर कहीं टेक ऑफ ना कर जाए और बदअमनी रहे अफगानिस्तान में, बदअमनी रहे पाकिस्तान में, ये उनका इंटरेस्ट था। और अगर कोई ये समझता है कि वो वापस चले गए हैं तो उनकी गलतफहमी है। उनकी फौज वापस गई है, अमेरिका भी वापस आया है। यानी आप कह रहे हैं कि अभी भी अमेरिकन इंटरेस्ट रहेगा? जी रहेगा, और क्यों नहीं रहेगा। वो तो बरमला कहते हैं कि हमने चीन को रोकना है। और दूसरी बात ये है कि वो जो हमारी मावनत कर रहे थे, वो जो 16-17 इंडियन कॉन्सुलेट थे, वो हमारी मावनत थी, या रॉ और एनडीएस जो टीटीपी को हमारे ऊपर छोड़ा हुआ था कुत्तों की तरह, वो हमारी मावनत थी। तो ये इस चीज से निकले आप लोग कि वो हमारी मावनत कर रहे थे, या इस चीज से निकले कि उनका यहाँ पर इंटरेस्ट खत्म हो गया। अलबत्ता ये सोचने की बात है दोबारा उनको यहाँ पर कौन लेकर आया है, ये जरा सोचने की बात है जी। ठीक है, ये तो जाहिर है, इसीलिए तो हम आज बैठे हुए हैं, इसलिए तो हम बात कर रहे हैं, इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि हम उस चीज को क्लियर करें कि ये हुआ कैसे। एक चीज जो थम गई थी 2017 में, वो वापस कैसे आई? फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? देख लें कि पिछले दिनों क्या हुआ है, पिछले दिनों क्या हुआ है, ये कब सूरत-ए-हाल दोबारा खराब हुई है, कब वो वापस आए हैं, कब उनका आना जाना बढ़ा है। ये कोई आपकी नजरों से ओझल है या मेरी नजरों से ओझल है? ठीक है, लेकिन आपको आपके नजदीक चलें जनरल साहब, सपोर्ट कहां से मिल रही है? कोई इशारतन बात कर दें, या खालिसन आपको लगता है कि हमारे वो हमसाए जो खुश नहीं है? अगर आप मुझसे पूछनी है तो वो मुल्क रॉ तो है ही है, और वो मुल्क भी हैं जिनको सी पैक पसंद नहीं है, जिनको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पसंद नहीं है, जिनको ग्वादर पसंद नहीं है। अब भी अगर आपको समझ नहीं आई सर, तो इसका मतलब है कि वक्त आ गया कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाश करने की कोशिश कर रहा था वो जारी रखे या उसे रोक दे? देखें, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का तो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जैसा मशहूर किया गया। स्ट्रेटेजिक डेप्थ सिर्फ ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक होनी चाहिए, वहां पर अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, वहां पर चीन को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमारा सी पैक जो है सेंट्रल एशिया की तरफ जाना चाहिए, और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, और कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो लैक हो रहा है, ताहिर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। फौज ने ऑपरेशंस किए, इलाके खाली कराए, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, हमारी अफवाज ने कुर्बानियां दी, सब कुछ हुआ, लेकिन हुकूमत का इसमें बड़ा किरदार है। ना तो वहां तामीर तरक्की का कोई काम हुआ, ना उसे दोबारा आबाद करने के लिए कुछ किया गया, और ना ही चेक एंड बैलेंस हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि वो सारे पॉइंट्स हैं जो हुकूमती सतह पर अगर किए जाते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, आज हम ये प्रोग्राम ना कर रहे होते, कोई और किसी और चीज पे बात कर रहे होते? आपका सवाल मुझसे है? जी बिल्कुल। अच्छा, और आपने कहाँ का इशारा दिया है? कबायली इलाकों की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आईडीपीस की बात कर रही हूँ कि जिन्हें हमने बहाल करना था, हमने नेक्टा को मजबूत करना था, हम नहीं कर पाए, हमने और बहुत सारी चीजें करनी थी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान में जो अभी मुश्किल सूरत हाल का सामना है हमें, आपने नेक्टा का जिक्र किया, तो कुछ दिन पहले नेक्टा के जो साबिक चीफ है एहसान गनी साहब से मेरी बड़ी एक तफसीली गुफ्तगू हुई है कि ये मसला कैसे पैदा हुआ। मसला अब ये है, उनका ये ख्याल है कि जब 2016-17 में थोड़ा सा दहशतगर्दी में कमी आई, उस वक्त फिर हमने ये सोचा कि 95% दहशतगर्दी ख़त्म है, हमने उसका कमर तोड़ दिया है और जो मकासद थे वो हासिल हो गए। उन्होंने कहा ये गलती थी। ये जब हमने सोचा तो पुलिस पे तवज्जो कम, पुलिस पे इंटेलिजेंस गैदरिंग पे तवज्जो कम हो गई, और मसला फिर अब दोबारा हुआ। और ये मसला जो है ये अब इसलिए ख़तरनाक है कि इस वक्त हम अकेले हैं, इसमें अब हमारे पास कोई भी नहीं है, ना कोई आएगा। उस वक्त उनके मफादात थे तो आपके साथ कभी आप कह रहे हैं, जो जनरल साहब ने एक मौक़िफ़ पेश किया है कि अमेरिका का इंटरेस्ट अभी भी हमारे साथ है, आप कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ इस वक्त? नहीं, देखो ना, अमेरिका टाइम पहले जब होता था, अमेरिकियों के दौरे होते थे, तो आप वो बयानात पढ़े माजी वाले, और टॉम वेस्ट साहब जो आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात उन्होंने किए हैं, फॉरेन ऑफिस में थे तकरीबन सारा दिन, उनका ये बयान पढ़े पाकिस्तान आने से पहले। उस बयान में सिर्फ अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म का जिक्र बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल का बिल्कुल जिक्र नहीं है। उसमें 2-3 बातें हैं जो मैंने कहा अहम है कि ख़वातीन और लड़कियों की तालीम और जो चैलेंजेस अफगानिस्तान से इस हवाले से है, उस पे हम शराकतदारों से बात करेंगे, क्योंकि वो अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा भी है, तो उनका तो रोल लिमिटेड भी है। लेकिन अब मसला हमारे ऊपर आया है, अब हम इसके विक्टिम हैं,
आज जो हमला हुआ है हमें सोचना है कि अगर टीटीपी ने, क्योंकि टीटीपी के रस्मी चैनल से उसकी जिम्मेदारी नहीं ली गई, अभी कबूल नहीं की गई, बिल्कुल। खालिद खुरासानी के भाई ने ट्वीट किया है, जो ट्वीट में आप देखें उसके जो ट्विटर अकाउंट है उसमें उन्होंने अपने आप को टीटीपी, कलदम टीटीपी के रहबरी शूरा, जो अफगान तालिबान इस्तेमाल करते थे अपने शूरा के लिए, उनका मेंबर अपने आप को कहा है और उसकी तरदीद टीटीपी ने नहीं की है। उसके बाद उन्होंने कहा हमने खालिद खुरासानी का बदला लिया जो गुज़िश्ता साल अगस्त में पक्तिका सूबे में मारे गए थे। मैं ये कह रहा हूं कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने मामलात को थोड़ा सा इजीली, और अब मसला इसलिए बढ़ गया है कि टीटीपी और गलतियां, ताहिर आई हैव टू स्टॉप यू हियर बिकॉज़ आई हैव टू टेक अ ब्रेक। और गलतियां कहां पर हुई हैं? क्योंकि हमने देखा है कि सीटीडी कंपाउंड पर हमला हुआ, पुलिस वैन पर हमला हुआ है, खानेवाल में सीटीडी अफसरान का कत्ल का ये मामला है। तो ये दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं मामला, और हमने गलती कहां पर की है? एक ब्रेक के बाद मारिया सुल्तान साहबा, मैं आपसे भी आपका मौक़िफ़ उसी सवाल पे जानना चाहूंगी जो मैंने ताहिर खान साहब से पूछा था, और वो बड़ा संजीदा सवाल है कि क्या हमारा स्टांस अब मुख्तलिफ होना चाहिए जो हमने अमेरिका के इनखला के बाद अपनाया था? देखिए, इसमें यकीनी तौर के ऊपर मुख्तलिफ की बात नहीं है, हमें इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा स्टांस हमेशा ये रहा है कि अफगानिस्तान जो है, अफगान अवाम इस बात का फैसला करेंगे कि कौन उनकी सरबराही करेगा, और जो भी वहाँ मौजूद हैं आप उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें और इस्तवार करें। दूसरा ये कि आप उनके ऊपर तमाम सरहदें बंद नहीं कर सकते हैं, अगर आप बंद करेंगे तो इससे इस खित्ते के अंदर इस्तेकाम नहीं आएगा। तीसरी बात यह कि अगर आप चाहते हैं कि दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन से ना हो, तो जाहिर है फिर उसके अंदर आपको मावनत भी करनी होगी, उसमें आपको बातचीत भी करनी होगी, फिर ये भी देखना होगा कि उसको दूर करने के लिए माशी तौर के ऊपर कौन से रास्ते आप खोल सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें ज़मीनी हक़ाइक़ पे मुबैनी हैं और ये आपको करनी ज़रूरी है। अब रही बात इसके ऊपर कि जहाँ अमेरिका कहता है कि जी आप तमाम चीज़ें करें, लेकिन उस वक्त करें जब आप वो औरतों और बच्चों और उनके स्कूल्स को बेहतर करते हैं। देखिए, उसकी हकीकत एक तरफ, लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि आप तमाम अफगान अवाम को जो है भूख से नहीं मार सकते हैं, आप उनके ऊपर तमाम माशी रास्ते बंद नहीं कर सकते, दरवाजे नहीं बंद कर सकते ज़्यादा आवाम के लिए नहीं, आप कैसे कर सकते हैं? और अगर आप ये करते हैं तो फिर आप उनको कैसे कह सकते हैं कि हम आपकी कोई मावनत नहीं करेंगे, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन आप दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी मदद करें? देखिए, ये मुमकिन नहीं है। जब आप चाहते हैं कि कोई मुल्क आपके साथ रहे, अब चाहे वो अच्छे तरीके से आए या बुरे तरीके से आए, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इस वक्त वो अफगानिस्तान में हुकूमत में है। आपको उनसे बातचीत भी करनी होगी, फिर ये भी देखना होगा कि किस तरह आप इक़्तिसादी तौर पर अफगानिस्तान को मुस्तहकम करें, और उसकी इक़्तिसादी इस्तेहकाम से पाकिस्तान में भी इस्तेहकाम आएगा। और सबसे बढ़ के आप दहशतगर्दी को इस खत्ते से चाहते हैं कि उसमें ख़त्म हो, तो इसमें ज़ाहिर इलाकाई ताकतों को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ये नहीं है कि ये खून रेजी अगर पाकिस्तान में हो रही है तो कल उनके पास नहीं जाएगी, ये कल रूस में भी जाएगी, कल ईरान में भी जाएगी, कल यूरोप में भी जाएगी, उसके बाद ये अफगानिस्तान से निकलकर चीन तक भी जाएगी। क्योंकि जाहिर है जब आप तमाम इक़्तिसादी रास्ते लोगों पर बंद कर देते हैं, उनके लिए उनको आप देखने से भी कासर हो जाते हैं, तो फिर मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक तरफ, उससे बढ़ के जो बड़ी बात यह कि हमें इसमें दो टोक बात जो है हिंदुस्तान से भी करनी होगी और हमें अमेरिका से भी करनी होगी कि अगर वहाँ दाइश और उनके रेमिनेंट्स रहते हैं, वो जो अफगान नेशनल आर्मी जो गुम गई है वो किधर गई है, मतलब क्या वो मर्सनरी फोर्स बन गई है, क्या वो अब दहशतगर्दी के वाक़यात में मावनत करी है? आखिरकार ये एक छोटा सा वाक़या नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मदद की होगी, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिन्होंने ये काम किया होगा। तो वो तमाम जो फ्रेमवर्क्स हैं उसके लिए आप बातचीत करें। अगर आप सचमुच दुनिया को दहशतगर्दी से जो है उसके नासूर ख़त्म करना चाहते हैं, अगर तो ये सिर्फ मफरूज़े हैं तो फिर ठीक है, ये फिर हमारी जान। आपको लगता है कि बातचीत वुड वर्क? देखिए, बातचीत वर्क करती या नहीं करती, लेकिन आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने मौक़िफ़ से ज़रूर आगाह करेंगे अपने लोगों को। आप ये बदगुमानी पैदा नहीं करेंगे कि ये शायद आपका एक अंदरूनी मामला है और इसको आप सिर्फ एक नुक्ते नज़र से देखेंगे। ये आपका यकीनी तौर पर एक अंदरूनी चैलेंज है और इसके बहुत सारे ताने बाने आपकी रियासत से बाहर हैं और बहुत सारे आपकी रियासत के अंदर हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जब आपके ऊपर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का आपको सामना है, तो आप वो फोरम्स इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे जो आपके खिलाफ इस्तेमाल किए गए? फैटफ के ऊपर, आपके ऊपर तो कंडीशनलिटीज लगती हैं, आपके बैंक्स बंद होते हैं, आपकी चीजें बंद होती हैं, तो ये फैटफ के ऊपर जो है हिंदुस्तान के जो एजेंसीज हैं उनको क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा? आखिरकार वो अपने नेशनल टेलीविजन पे आके कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के अंदर इंच इंच बजा देंगे, हम बलूचिस्तान के अंदर ये काम कर रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में ये काम दोहरा रवैया ना हमारे सुल्तान साहब, दोहरा रवैया। जरा बातचीत नहीं करें,
जन साहब, तालिबान के साथ जब जंग बंदी हुई तो सबने उसका बड़ा क्रेडिट लिया। वो किस हुकूमत का कितना क्रेडिट है उस पर हम डिटेल्स में नहीं जाते, क्योंकि ज़ाहिर हमारे पास इस वक्त सियासतदान होते तो हम उनसे पूछते कि किसका कितना क्रेडिट बनता है। लेकिन जब मोहम्मद खराब हो गए तो उसका क्रेडिट लेने को कोई तैयार नहीं है। आपके नजदीक ये किसके हिस्से में जाती है? जन साहब, इट्स म्यूट। अगर आप अफगान तालिबान की बात कर रही हैं तो उनकी कामयाबी तो उन्हीं का सेरा उन्हीं के सारा है। कोई पाकिस्तान को बगले बजाने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान ने, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई ऐसी मदद की थी कि वो इतनी बड़ी जंग जीत सकते। और दूसरा ये है कि जब हम तालिबान कहते हैं तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये तो हमारे ऊपर छोड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है। तो एक तो ये जो बयानिया है ना, जो बड़ा मशहूर है यहाँ पर कि जी ये एक ही चीज है, इससे हमें हटना पड़ेगा। अफगान तालिबान से हमें बातचीत करनी है, उन पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना है, इकोनॉमिक उनके साथ रवाबत कायम करने हैं, और टीटीपी के साथ हमने लड़ाई करनी है। और जब ये दोबारा हम इस गन को साफ करें तो ओनरशिप लेनी है पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने। और ओनरशिप वो गवर्नमेंट ले सकती है जो चंद महीनों की मेहमान ना हो, बल्कि एक स्टेबल इंतखाबात के नतीजे में आने वाली 4-5 साल के लिए स्टेबल हुकूमत हो। सिर्फ वो बातचीत कर सकेगी और वो किसी से बात नहीं करेंगे। नहीं तो आप समझते हैं कि ये मिलके ये किसी एक सूबे का मसला नहीं, क्योंकि हम इसको चूंकि सिंस वी डिस्कसिंग दिस, कौमी सलामती का इजलास होता है। कौमी सलामती के इजलास में वजीर आजम तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सूबा मुतासर हुआ है, जो सबसे ज्यादा सूबा मुतासर हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा, उसके रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, वजीर आला ही नहीं है। हाँ जी, बस ये तो बात बड़ी सादा है जो आपने कर दी है और सबको ये नजर आता है। मेरा अपना ख्याल ये कि जिस तरीके से वो बहन ने कहा भी था कि ये जो बांट दिया गया है वॉर ऑन टेरर एक कंसोलिडेटेड एफर्ट है। बिल्कुल, और ये नहीं हो सकता कि जी ये वाला काम प्रोविंस करेगी और ये वाला काम सेंटर करेगा। ऐसे तो कभी ये तो कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकती। तो फिर हमारे सुल्तान साहब स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं कि आइंदा पेशावर जैसे वाकयात ना हो, या इस्लामाबाद जैसा वाकया ना हो, या खुदा ना खास्ता लाहौर जैसे शहर में दहशतगर्दी का वाकया ना हो? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें इस बात पे कौमी तौर पे इत्तेफाक करना होगा कि दहशतगर्दी जो है ये हमारा कौमी अलमिया है और हमारा कौमी चैलेंज है। इसको आपको नेशनल सतह के ऊपर आपको कानून साजी करनी होगी। उसके बाद फिर आपको मावनत करनी होगी कि जो आपके स्ट्रक्चर्स बने वो पूरे जो रीजनल सेटअप्स हैं उनके साथ मुंसलिक हों, और फिर जो लोग इसके साथ मुंसलिक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। जब तक आप ये नहीं करते तब तक ये मुमकिन नहीं है कि आप इसके ऊपर रहे। और फिर रही बात ये सियासत की कि 6 महीने की हुकूमत, 4 साल की हुकूमत, मेरे ख्याल से इससे बालातर होकर आपको इस पर बात करनी होगी, क्योंकि चाहे आप 1 दिन के लिए हुकूमत में आते हैं, चाहे आप 5 साल के लिए आते हैं, दहशतगर्दी का सामना आपको उसी तरह होगा। तो ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर आपको तमाम अपनी सियासी तरजीहात को और सियासी मौक़िफ़ को एक तरफ रखकर कौमी मौक़िफ़ की बुनियाद के ऊपर इस पर कुछ फैसला साजी करनी होगी। और इससे फैसला साजी करने के बाद वसाइल मुख्तस करने होंगे, फिर टीम्स एलोकेट करनी होगी और एक नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसके तहत आपकी रेड लाइन्स डिफाइन होंगी और जिसके तहत आपकी तमाम नेगोशिएशन, रिकन्स्ट्रक्शन और इसके अलावा जो आपकी वहाँ मुहिम जो है उसको आप रखेंगे, क्योंकि सारी दुनिया में वहीं दहशतगर्दी के खिलाफ आपको कामयाबी हासिल होती है जहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ आपकी पुलिस को और आपकी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर अटैक्स किए जाते हैं, जहाँ आपको कौम के अंदर आवाम के सामने इनके ऊपर निशानाबाजी की जाती है। तो उसमें आप अपने मुल्क को महफूज नहीं करते, मुस्तहकम नहीं करते, उनको चैलेंजेस के लिए और ज़्यादा वनरेबल करते हैं। हमें इन तमाम माइंडसेट से निकलकर मुल्क की खातिर कुछ सख्त फैसले करने और कुछ दुरुस्त फैसले करने, क्योंकि जान हर पाकिस्तानी की उतनी ही अहम है जितनी किसी भी सियासी पार्टी के वर्कर की। तो मेरे ख्याल से सियासत से कुछ चीजें बालातर होकर कौमी सलामती के लिए हमें देखनी चाहिए। बिल्कुल, और ब्लेम गेम से बाहर निकलना, फंड्स मुख्तस करने पड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जन साहब फरमाइएगा कि आप इसका मुस्तकिल हल क्या देख रहे हैं? क्या हमें अपनी कोई स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, या हमें अपनी खारजा पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, या अपने मौक़िफ़ में थोड़ी नरमी, थोड़ी सख्ती, कोई इस तरह के चीजें हैं जिसको हम देख सकते हैं, कम कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जो बहन ने भी बात की है और पहले भी ताहिर खान साहब भी करके, बेसिकली अगर पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट पे तवज्जो मरकूज रखे और बाकी मुल्कों का जो इंटरेस्ट है वो जो आपको धक्का देते हैं कोई काम करने के लिए, उससे दूर रहे, खारजा पॉलिसी को फाल करें, किसी की जंग का हिस्सा ना बने। जी, किसी की जंग का हिस्सा ना बने। आप इंगेज करें अफगान हुकूमत को, लेकिन लड़ाई करें टीटीपी के साथ, लेकिन उसके बाद फिर ओनरशिप होनी चाहिए, पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, मारिया साहिबा ने तो कह दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द बेसिक थिंग।
अगर वो नहीं होगी और मुल्क में इकोनॉमी ऐसी चलती रहेगी। लेकिन जनरल साहब, जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं इक़्तिदार में, वो फिर बाद में कहती हैं कि हमारे पास तो अथॉरिटीज ही नहीं थी, ना हम निगोशिएट कर सकते थे, ना बातचीत कर सकते थे। जो हो गई सो हो गई, अब तो सबक सीख लेना चाहिए ना, अथॉरिटी अपने पास रखें और जो काम फौज का है वो फौज करे, जो काम पॉलिटिकल गवर्नमेंट का है वो करे, खारजा पॉलिसी को फाल करें, अंदरूनी तौर पर मजबूत हों और जिनके साथ लड़ाई लड़ना है लड़ाई करें, जहां डेवलपमेंट करनी है डेवलपमेंट करें, जहां बातचीत करनी है जिन लोगों को बातचीत करने का सलीका आता है वो बातचीत करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने फिर हमारी साहब वही सवाल है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अब जितनी भी उठा लें, मैं कुछ लेकर भी बैठी हूँ यहाँ पर, मैं रेफरेंसेस भी दे सकती हूँ कि कहाँ कहाँ जो है वो कहा गया है मुतादिद बार। जैसे सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें कहा गया था कि ये हमले होने वाले हैं, होंगे। इसके अलावा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आती रही हैं, लेकिन हम बहुत ही ईजी लिए बैठे हुए थे। हमने कहा जी सिक्योरिटी है, सूबा खुद देख लेगा वगैरह वगैरह, लेकिन ना फंड्स दिए ना मुआवनत दी। देखें मसला यही रहा है कि जैसे ही 18वीं तरमीम हुई है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपने डेलीगेट कर दी। उसके बाद जब आपके पास अमन का एक सिलसिला बना तो उसके बाद आपने समझा कि शायद दहशतगर्दी जो है हमेशा के लिए दफन होगी, जबकि हकीकत यही है कि दहशतगर्दी के साइकिल्स होते हैं और उसके अंदर जब आपका साइकिल जैसे ही लोएस्ट स्टेप पे पहुंचता है तो उसके बाद वो दोबारा रिवाइव करता है। यानी कि जितने कामयाब दहशतगर्दी के खिलाफ आपके ऑपरेशन होते हैं, हर कामयाब ऑपरेशन के बाद आपको मतलब एक कामयाब ऑपरेशन के पीछे आपको 11 दहशतगर्दों का सामना करना पड़ता है। ये स्टडीज हैं और आपने बहुत ज़्यादा कामयाब दहशतगर्द जो है दहशतगर्दी के खिलाफ वाक़यात भी किए, उसमें आपको कामयाबी भी हासिल हुई। लेकिन उसका सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जो लोग पीछे रह जाते हैं, जिनको ये लगता है कि शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई या शायद वो अपना मौका प्यार नहीं कर सके, वो इस भींट में इस साइकिल में फंस जाते हैं और यही वजह है कि फिर आपको हर साइक्लिक जो है दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि जैसे आप अमन की स्टेज में आते हैं तो आप अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी की जो ज़रूरियात हैं, जो तरजीहात हैं, उनको आप तब्दील कर देते हैं। वो आप अपनी वीआईपी हैंडलिंग पे चले जाते हैं, आप और चीज़ों पे चले जाते हैं और आप ये समझते हैं कि तमाम स्किल सेट्स जो हैं अब अमन में इस तरह इस्तेमाल किए जा सकते, जबकि ऐसे नहीं होता। जो आपके सीटीडी स्ट्रक्चर्स हैं, जो वो लल पीरियड में होते हैं, आप उनको मेंटेन करते हैं, आप उनको एम्पावर करते हैं, आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। फिर सबसे आखिर में लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मीडिया और आपका जो अवाम का रवाबत है, जो आपकी पुलिस और आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनके खिलाफ जब आप एक जो है अवामी बुक्स पैदा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा टारगेट भी फिर इन्हीं को किया जाता है, ना सिर्फ जबान के जरिए बल्कि जो इस वक्त आपको दहशतगर्दी के वाकयात आपको देखने में नजर आ रहे हैं। और फिर सबसे आखिर में लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये एक खाली किनेटिक ऑपरेशन का नाम दहशतगर्दी के खिलाफ एक कामयाब मुहिम जोई नहीं है, वो एक फेज 1 है। उस फेज के बाद आपकी सियासत, आपकी माशी जो पॉलिसीज हैं उस खित्ते के लिहाज, फिर उसके अलावा लोगों के साथ आपने क्या रवाबत वहां रखने हैं, वो उतने ही अहम है। हम ये आधे काम करके छोड़ देते हैं। हम सवात ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद हम पुलिस को एम्पावर करते हैं। पुलिस को एम्पावर करने के बाद फिर जब हमने आगे उनके वो तमाम चीज़ें रीसेटल करनी होती हैं तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रोथ ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, किसको क्या तरजीहात मिल सकती हैं, और वही जो आपका सिस्टम है वो वापस इन पावर आ जाता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम्स, जो स्ट्रक्चर्स आपके अफेक्ट होते हैं, आप उनको वापस खड़ा नहीं कर सकते हैं। जो आपके मैकेनिज्म हैं आप उनको रीस्टैब्लिश नहीं कर सकते। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप अवामी तौर पे ये तासुर देते हैं कि शायद आपने हर चैलेंज पे काबू पा लिया। जब तक आप जंग मुकम्मल नहीं करते हैं तब तक आप हर चैलेंज पे काबू नहीं कर सकते। और हमें इतना ज्यादा अपने ऊपर जोर नहीं देना चाहिए कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया कैसे हो सके। अगर 9/11 अमेरिका में हो सकते हैं तो दहशतगर्दी दुनिया में कहीं भी हो सकती है। दे हैव गॉट सिस्टम्स, दे हैव गॉट एवरीथिंग। मसला ये है कि इसमें आपको एक जिद्दोजहद मुसलसल है और इसके लिए आपको कौम को, इसके लिए अपने फाइनेंसेस को, अपनी सियासी तरजीहात को, अवामी तरजीहात को मुख्तस करना होता है ताकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ना बने। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज का जो मौजू था और है बल्कि वो बड़ा सेंसिटिव है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने अगर बजट मुख्तस किया है, लेट्स सपोज मैं खैबर पख्तूनख्वा के बजट की बात करती हूँ, तो वो 2.18 अरब रुपए जो हम सीटीडी को देते हैं उसमें सिर्फ हम उनकी तनख्वाहें और मुराद पूरी करते हैं, हमने उनको अपग्रेड नहीं किया। तो हमें ये सोचने का अब वक्त आ चुका है, हमारे सोचने का, कि हमने अपने इदारों को मजबूत करना है और इस जंग में हमने बच के निकलना है, बल्कि महफूज करना है और रास्ता क्लियर करना है कि आइंदा आने वाले वक्त में हमें किसी की जानिब देखना ना पड़े। अल्लाह हाफिज।